हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीपीएससी बिहार। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर 70th बीपीएससी प्रीलिम्स की सब्जेक्ट वाइज सोर्स ट्रेसिंग की सीरीज़ चल रही है। उसी सीरीज़ में आज आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी के साथ। हमने पहले ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, साइंस, इन सभी सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया है। और आप अगर उन वीडियोज़ को अभी तक देखे हुए नहीं हैं तो प्लीज़ जाइए उन्हें देख लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मिल जाएगी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इकोनॉमी के जो दोनों एग्जाम्स हुए थे 13 दिसंबर और 4 जनवरी, इन दोनों एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस इकोनॉमी से थे उन क्वेश्चंस को चेक करेंगे कि किस सोर्स से कितने क्वेश्चंस बन पा रहे हैं। उनके सोर्सेज की आज ट्रेसिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। जो बुक्स और सोर्सेज हम रेफर करने वाले हैं वो है एनसीईआरटीज क्लास 6 से 12 की। और इकोनॉमी के नाम से 10th 11th 12th की एनसीईआरटी स्पेसिफिकली आती है। 11th 12th में आपको इकोनॉमी की एनसीईआरटी मिल जाएगी। 10th की भी एनसीईआरटी आती है जिसमें कुछ खास नहीं है वैसे तो फिर भी जितनी भी सोशल साइंसेज की एनसीईआरटी है 6 से लेकर 12th तक की, हमने उसको कवर किया है इसमें। और ल्यूसेंट्स जीके का इकोनॉमी वाला सेक्शन कवर करेंगे। विवेक सिंह, हम कोई भी स्टैंडर्ड बुक रख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे विवेक सिंह की इंडियन इकोनॉमी की बुक रखी है। आप रमेश सिंह पढ़ते हैं आप वो रख सकते हैं, संजीव वर्मा, जो भी बुक पढ़ते हैं आप उसकी सोर्स ट्रेसिंग इसी तरह से कर सकते हैं जैसा कि हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। और जो रीसेंट एग्जाम पेपर्स हैं वो एक सोर्स होंगे। मतलब कि पिछले 3-4 वर्षों के अंदर कोई भी एग्जाम हुआ है, कोशिश करेंगे कि वो एक से 2 वर्ष के अंदर मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो उन पेपर्स में से क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्जैक्टली उठा करके पूछ लिया है बीपीएससी ने, तो हम इन सभी सोर्सेज में ट्रेस करेंगे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। और वीडियो के अंत में हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या नंबर्स आ रहे हैं, कहाँ से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले मैं जो है 13 दिसंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगी, क्योंकि टोटल 13 दिसंबर को 4 और 4 जनवरी को 11, टोटल 15 क्वेश्चन हैं हमारे पास इकोनॉमी के, जो स्टैंडर्ड बुक्स या स्टैंडर्ड सोर्सेज सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ इकोनॉमिक सर्वे और बजट को रिमूव करके बता रही हूँ मैं, ठीक है। टोटल 15 क्वेश्चंस, मतलब जो अपना पहला पेपर हुआ था उसमें स्टैंडर्ड इकोनॉमी के क्वेश्चंस जो कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट से नहीं बनते हैं, जो कि बुक्स से बनेंगे, उनको अगर हम सेग्रीगेट करें तो इकोनॉमी के स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस 4 ही हैं। वही दूसरे वाले एग्जाम में जो एग्जाम हुआ था उसमें इकोनॉमी के वैसे क्वेश्चन 11 हैं। तो अभी देख लेते हैं पहले 13 दिसंबर वाले पेपर के क्वेश्चन को। पहला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन कैपिटलिस्ट वाज नॉट द आर्किटेक्ट ऑफ बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान का आर्किटेक्ट इनमें से कौन नहीं था, ठीक है। यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हैं क्वेश्चंस को। ऑप्शन है धीरूभाई अंबानी, JRD टाटा, श्रीराम एंड JD बिरला। तो ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से वैसे बन सकता था क्योंकि ये काफ़ी नया नाम है। दिस पर्सन, इनका रिलायंस जो है एंड द टेलीकॉम इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन सारा का सारा 90s और 2000 में हमको देखने को मिलता है। ही इज़ बिन वेरी एक्टिव फ्रॉम लाइक 70s, 80s, 90s वाले पर्सन है ये। तो आप बॉम्बे प्लान की अगर बात करो, अगर आपने अपने सोर्सेज में पढ़ा हुआ, तो ये आज़ादी के पहले, आज़ादी के जस्ट बाद उससे रिलेटेड है मूवमेंट, मतलब ये उस समय का है। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट आज़ादी के टाइम पे अपने पीक वर्किंग एज में रहे होंगे वो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अंबानी जी बहुत लेट हैं, तो आप एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को कर सकते थे इफ़ यू डू नॉट रिमेंबर द सोर्सेज। बट अगर हम सोर्सेज की बात करें तो देखिए, ये है विवेक सिंह, इंडियन इकोनॉमी की बुक है। उसमें आपको जब 5 ईयर प्लान्स वगैरह पढ़ना रहता है उसके पहले ये देखिए 1944 में JRD टाटा, JD बिरला, इन सब लोगों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक ग्रुप बनाया और उन्होंने बॉम्बे प्लान प्रपोज किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिल रहा है, इसका सिर्फ हमको विवेक सिंह के अंदर मिल रहा है, ना ही ये हमको एनसीईआरटी में मिला, ल्यूसेंट में, और ना कोई रिसेंट एग्जाम पेपर में। मतलब एज इट इज़ ये जो सारे नाम दिए हुए हैं, ये सारे नाम एज इट इज़ मेंशन्ड कहीं पे भी नहीं मिले। हाँ, बॉम्बे प्लान डिस्कस्ड है, पर जो इंडिविजुअल्स उनमें इन्वॉल्व थे ये तीनों के तीनों नहीं मिल रहे हैं कहीं पर भी। तो ये क्वेश्चन मोर और लेस आप थोड़ा सा दिमाग ला के कर सकते हैं कि ये सारे काफ़ी पुराने इंडिविजुअल्स हैं, और इस बेसिस पे क्वेश्चन बन जाता। सोर्सेज के हिसाब से सिर्फ एक सोर्स ये सॉल्व हो रहा है विवेक सिंह से। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CGTMSE, मतलब इसका फुल फॉर्म आपको पूछ रहा है। तो सही जवाब है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। द डी ऑप्शन इज करेक्ट। इस क्वेश्चन की भी हम सोर्स ट्रेसिंग करते हैं तो ये हमको विवेक सिंह के अंदर मिलता है। आप देख सकते हैं 10 चैप्टर है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करके, उसमें क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस दिया हुआ है। ये कन्फ्यूजन हो रहा था कि लोग माइक्रो और स्मॉल या मीडियम स्मॉल क्या है ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये थोड़ा परेशान करने योग्य था क्योंकि एस से स्मॉल समझ में आ रहा था,
अब ये माइक्रो है कि मीडियम है, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। तो ये क्वेश्चन भी सिर्फ विवेक सिंह से सॉल्व हो रहा है और किसी सोर्स से नहीं सॉल्व हो पा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्हाट इज वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ स्मॉल फाइनेंस बैंक टू ट्रांजिशन इनटू अ यूनिवर्सल बैंक। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम नेटवर्थ जो होती है वो 1000 करोड़ की होनी चाहिए। यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं मिनिमम नेटवर्थ उनकी कितनी होनी चाहिए कि वो एक यूनिवर्सल बैंक बने। सो दिस इज मोर ऑफ अ करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हो तो देर आर चांसेस कि आपको पहले मिल जाता। अभी जो रिवाइज्ड एडिशन आई है उसमें ये एब्सेंट है। तो अभी करंट अफेयर्स में इकोनॉमी के सेक्शन में या फिर न्यूज़पेपर्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो देखिए आपको ये अप्रैल 2024 की खबर है, ठीक है, कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो हैं शुड बी वर्थ ₹1000 करोड़ ताकि वो यूनिवर्सल बैंक्स बन सके। ये आरबीआई ने ऐसा बताया है। तो ये ना नंबर्स चेंज होने का और ये सब जिनमें ट्रेंड रहता है जिन भी इकोनॉमिक टर्म्स में, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर बेस्ड ही सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। वैसे भी जो पहला एग्जाम हुआ था 13 दिसंबर वाला एग्जाम, उसमें बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चन थे जो कि स्टैंडर्ड बुक से सॉल्व हो पा रहे हैं। मेजॉरिटी क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे और बजट बेस्ड ही थे। हाँ, री एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस थे वैसे वाले जो कि स्टैंडर्ड सोर्सेस से आप बना सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो किसी भी सोर्स से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया। भारत में रूरल से अर्बन माइग्रेशन का कारण क्या है? हाई लेबर डिमांड इन सिटीज, अनबैलेंस्ड रूरल अर्बन डेवलपमेंट, फ्यू जॉब्स इन रूरल एरियाज एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ऑफकोर्स ये सारे ही कारण हैं कि लोग पलायन करते हैं, ठीक है, और अर्बन एरियाज में जाते हैं, क्योंकि ये सारे कारण हैं, फैक्टर्स ही हैं। लेकिन ये क्वेश्चन भी जब हम ट्रेस कर रहे थे, आप यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है। तो दिस इज मोर ऑफ अ ज्योग्राफी क्वेश्चन इफ वी फाइंड द सोर्सेज इन एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के अंदर ये 12th क्लास की ज्योग्राफी की बुक है, उसके अंदर हमको ये मिला। लिटरली मतलब एकदम वर्बैटिम सेम वही वर्ड्स यूज किए हुए। हाई डिमांड फॉर लेबर इन अर्बन एरियाज, यू सी हियर, हाई लेबर डिमांड इन सिटीज, ठीक है, लो जॉब अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज, फ्यू जॉब्स इन रूरल एरियाज, unbalanced pattern of development between urban and rural areas, unbalanced rural urban development, जैसे बस कंसाइज करके पूछ लिया गया है, सिंपल सी चीज। तो ये क्वेश्चन 12th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं हम, उसमें रूरल अर्बन माइग्रेशन के अंदर ये डिस्कस्ड है। और ये रही आपकी विवेक सिंह इकोनॉमी की बुक। अब कोई स्टैंडर्ड बुक देखने जाओ ना तो उसमें ये मिल सकता है, इकोनॉमी वाले सेक्शन में मिल सकता है। ल्यूसेंस में ये नहीं था, कोई रिसेंट एग्जाम में भी ये नहीं पूछा गया है। सीकिंग बेटर जॉब्स, रूरल अर्बन इनकम गैप एंड रूरल पॉपुलेशन डिक्रीजेज एज अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज। तो बाकी सारे फैक्टर्स भी आप देखोगे तो उस चैप्टर को पढ़ के आप ये इकोनॉमी की बुक अगर स्टैंडर्ड बुक रेफर कर रहे हो तो उससे कर सकते हो। विवेक सिंह का ये इमेज मैंने लगाया हुआ है यहाँ पर, उससे सॉल्व हो पा रही है। तो ये दो सोर्सेज सॉल्व हो रहा है, एक एनसीईआरटी से, पर ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, ध्यान दीजिएगा, ये एनसीईआरटी के हिसाब से ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और विवेक सिंह से जो कि इकोनॉमी का है। तो ये क्वेश्चन भी इस तरह से हम देख रहे हैं कि दो सोर्सेज में मिला। अब आते हैं 4 जनवरी के पेपर के अंदर, जिसमें मेजॉरिटी क्वेश्चंस इकोनॉमी के थे, जो स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटीज और लूसेंट से सॉल्वेबल हैं, क्योंकि 13 दिसंबर के पेपर का नेचर काफ़ी अलग है। वो मतलब डायनामिक बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सर्वे और बजट बेस्ड है। आगे देखते हैं 4 जनवरी के पेपर को। पहला क्वेश्चन था, द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट अ कमर्शियल बैंक मस्ट कीप विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। तो ये जो रेशियोज दिए हुए, लीगल रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो एंड डिपॉजिट रेशियो, तो ये कैश रिजर्व रेशियो है। मतलब ये कुछ रकम होती है जो कि आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक्स को रखनी पड़ती है एज अ मीन्स ऑफ सिक्योरिटी। तो बैंक रन की सिचुएशन हो या लिक्विडिटी क्राइसिस हो तो उसके लिए एक्सक्यूज मी। ये जब हम सोर्स ट्रेस करने के इस क्वेश्चन के सोर्सेस को, तो हमें मिलता है ये 12th क्लास की इकोनॉमी के अंदर, और ये मैक्रो इकोनॉमी की बुक है। देखिए, आपको माइक्रो इकोनॉमी की बुक नहीं पढ़नी है, मत पढ़िएगा अगर आपको नहीं पता है किसी ने तो। वैसे मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों को पता है कि अगर हम 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं इकोनॉमी के लिए, तो सिर्फ हमें 12th की मैक्रो इकोनॉमी पढ़नी है, माइक्रो इकोनॉमी नहीं पढ़नी। थंबनेल आपने देखा होगा इस वीडियो का, उस थंबनेल में जो रेड कलर की बुक बनाई हुई है टॉप लेफ्ट में, वो वाली बुक को पढ़ना है, ठीक है। तो ये कैश रिजर्व रेशियो जो है टर्म यहाँ पे मेंशन्ड है। द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज द कैश रिजर्व रेशियो विच स्पेसिफाइज द फ्रैक्शन ऑफ द डिपॉजिट्स दैट बैंक्स मस्ट कीप विद आरबीआई। सेम वही लाइन जो क्वेश्चन में पूछी गई है, और यह है स्टैंडर्ड बुक विवेक सिंह, इसमें भी मेंशन्ड है।
cash reserve ratio, the amount of cash that scheduled commercial banks are required to maintain with RBI with respect to net demand and time liabilities. This is NDTL on a fortnightly basis. पूरा explain है बैंकिंग रिलेटेड सारा, ठीक है, मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर रहता है। लूसेंट के अंदर भी ये मिल रहा है क्योंकि काफ़ी बेसिक बैंकिंग टर्म है, तो जब आप मनी एंड बैंकिंग पढ़ेंगे तो मोस्टली बुक्स के अंदर ही मिल जाएगा आपको। कैश रिजर्व रेशियो क्या है, अमाउंट ऑफ फंड्स दैट बैंक्स हैव टू कीप विद RBI, दैट्स इट। सो दिस क्वेश्चन इज सॉल्वेबल फ्रॉम ऑल द 3 सोर्सेज एंड हाँ, कोई रिसेंट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन में नहीं आया था। और आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ GST काउंसिल। तो जब से GST आया है उसके बाद से GST काउंसिल के बारे में पढ़ना है। आंसर तो इसकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, वो चेयरमैन होते हैं GST काउंसिल के। हमें ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट चाहिए, टाइम लग जाता है, अब लोगों के पास टाइम बिल्कुल कम है, एग्जाम पास में आ गया है, तो हम समय बचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन की जब हम सोर्सेस को ट्रेस कर रहे हैं तो ये हमारी विवेक सिंह इकोनॉमी की स्टैंडर्ड बुक। इसमें आप मेंशन यहाँ पे देख सकते हो कि 101 या 101वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2016 का, इसमें GST काउंसिल क्रिएट की गई थी। और इसके अंदर क्या क्या कंसिस्ट करता है, तो उन्होंने फर्स्ट पॉइंट पे ही यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने इसके आगे चेयरमैन नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे मेंशन होता कि चेयरपर्सन होते तो ये आसानी से बन जाता। तो विवेक सिंह से पार्शियली सॉल्वेबल, हाँ आप समझ सकते हो कि सबसे टॉप में ये लिखा हुआ है। बाकी सारे पदों के हिसाब से ये पद सबसे सीनियर है, तो मे भी ये चेयरपर्सन होते हो, बट डायरेक्टली ये यहाँ से नहीं बन रहा है, पार्शियली सॉल्वेबल है, इट्स नॉट सॉल्वेबल फ्रॉम विवेक सिंह। अब ये जो है ये बिजनेस स्टडीज़ की बुक है, NCERT। अब 1-2 सवाल के लिए बिजनेस स्टडीज़ अकाउंट्स की बुक पढ़ने चल जाए। NCERT की बिजनेस स्टडीज़ की बुक के अंदर GST काउंसिल को बढ़िया से एक्सप्लेन किया है और इसके चेयरपर्सन फाइनेंस मिनिस्टर से लिखा हुआ है। तो इस तरह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जा रहा है कि एक बिजनेस स्टडीज़ की बुक से बनने वाला क्वेश्चन। अब देखो तो मोर और लेस ये जो है करंट अफेयर का टॉपिक है, ठीक है। GST काउंसिल की मीटिंग होती रहती है और जो भी मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव होते हैं वो सब आपको, और टैक्सेशन में बदलाव होते हैं GST काउंसिल वगैरह मिलकर डिसाइड करता है। तो आपको अखबारों में अक्सर पता रहता है कि GST काउंसिल के चेयरमैन आज के लोग मिलने वाले हैं, जिसको चेयर करेंगे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। आपको पता रहता होगा कि निर्मला सीतारमण जो है उनको चेयर करेंगी। सो इससे आप करंट अफेयर से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर हम स्टैटिक वाइज जाएं तो वो स्टैंडर्ड बुक जिसमें अच्छे से लिखा हुआ है, तरीके से जिसे बदल रहा है, वो है पॉलिटी की M लक्ष्मीकांत। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन बन जा रहा है। बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं पॉलिटी के अंदर जो कि इकोनॉमी के जो कि ज्योग्राफी और पॉलिटी से ओवरलैप करते हैं। तो कॉम्पोजिशन आप यहाँ देखिए, GST काउंसिल को उन्होंने मेंशन किया। पॉलिटी जब पढ़ते हैं उसके अंदर यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल पावर्स के अंदर आपको आर्टिकल 279A के अंतर्गत GST काउंसिल का गठन होगा, और उसकी कॉम्पोजिशन में यहाँ पे देखिए यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन यहाँ पे मेंशन है। तो ये क्वेश्चन इस लिहाज से पॉलिटी का हो जाता है, और अमन सर ने इसको कवर नहीं किया अपने पॉलिटी के वीडियो के अंदर क्योंकि हमने इसको इकोनॉमी में छांटा हुआ था। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर बता देना चाहती हूँ कि ये वाला क्वेश्चन मोर और लेस पॉलिटी का ही है, ठीक है। क्योंकि अदर देन द स्टैंडर्ड बुक जो कि इसको तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रही और कोई ऐसा सोर्स नहीं मिला। अब बिजनेस स्टडीज़ की बुक को तो नहीं पढ़ने जाएंगे हम अलग से फॉर लाइक 1 क्वेश्चन, तो इसको भी हटा देते हैं। ये क्वेश्चन पॉलिटी का है इस तरह से, तो ये एक सोर्स से बन रहा है। और एक और सोर्स है वो है PYQ। अब उत्तराखंड SSC का फॉरेस्ट गार्ड का क्वेश्चन है 2021 का, सेम एज इट इज़, ठीक है। चेयरमैन कौन होता है GST काउंसिल का, ऑप्शन फाइनेंस में से दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं पिछले 3-4 सालों के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ फिस्कल इकोनॉमी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है टैक्सेस, कैश रिजर्व रेशियो, क्रेडिट सीलिंग, बैंक रेट। तो टैक्सेस जो हैं वो टूल हैं फिस्कल पॉलिसी के। यहाँ पर ये विवेक सिंह है बुक, स्टैंडर्ड बुक जो हमने रेफर की हुई है इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर फिस्कल पॉलिसी करके एक हेड है। ऑफ कोर्स आप जब मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह पढ़ेंगे, फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे, उसमें आपको मिलेगा फिस्कल पॉलिसी इज द मीन्स बाय विच द गवर्नमेंट एडजस्ट स्पेंडिंग लेवल्स एंड टैक्स रेट्स टू मॉनिटर एंड इन्फ्लुएंस नेशंस इकोनॉमी। तो आपके इकोनॉमी को कैसे मैनूवर करना है टैक्सेस के हिसाब से वो डिपेंड करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस साइकिल और फिस्कल पॉलिसी का एक टेबल बना हुआ है। यू कैन सी एक्सपेंडिचर और टैक्स, 2 चीज़ें दी हुई हैं। हमको क्वेश्चन में सिर्फ टैक्स दिया है तो हम टैक्स के हिसाब से जानेंगे इसको। ये टैक्स को डिक्रीज या इंक्रीज करने से आप इकोनॉमी के अंदर नेसेसरी चेंजेस ला सकते हैं। आपको एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी जिस तरह का अप्रोच चाहिए आप वो रख सकते हो, क्योंकि टैक्स ऐसी चीज़ है जिसका इम्पैक्ट हर किसी पे पड़ रहा है।
इफ़ योर बिजनेसेस तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स देना, अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप इनकम टैक्स दे रहे हैं, अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आते कि इनकम टैक्स देंगे तो फिर आप इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी तो पे कर रहे हो विद एवरी गुड दैट यू बाई। एक ब्रेड की पैकेट लाते हो, पेंसिल पेन खरीदते हो, उस पर भी आप जीएसटी दे रहे हो, ठीक है, इनबिल्ट होता है उसमें। तो टैक्स इज इम्पैक्टिंग एवरी सिटीजन। टैक्सेस को कम या ज़्यादा करके गवर्नमेंट जो है वो अपनी इकोनॉमी को कैसे मैनिपुलेट या मैनूवर करना है वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये 12th क्लास की एनसीईआरटी है, उसके अंदर भी हमको मिल जाता है, मैक्रो इकोनॉमी की बुक है ये। ऑफकोर्स हमें माइक्रो इकोनॉमी नहीं पढ़नी है, मैक्रो इकोनॉमी पढ़नी है। तो यहाँ देखिए फिस्कल पॉलिसी एक्सप्लेन किया हुआ है। थ्रू द चेंजेस इन इट्स एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस द गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स टू इंक्रीज द आउटपुट एंड इनकम एंड सीक्स टू स्टेबलाइज द अप्स एंड डाउन्स इन द इकोनॉमी। कैसे करती है? एक्सपेंडिचर, जो उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, उसके थ्रू, और टैक्सेस के थ्रू घटाना है कि बढ़ाना है। सो व्हेन दे डिक्रीज द टैक्स देयर इज मोर डिस्पोजेबल इनकम एट योर हैंड्स, आप ज़्यादा खर्चा कर पाओगे, उस हिसाब से रेट्स बढ़ेंगे चीज़ों की, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर जो है बढ़ जाएगी। इफ़ यू चार्ज मोर टैक्स और आपको बहुत ज़्यादा टैक्स किया जाता है, देन देयर विल बी लेस डिस्पोजेबल इनकम हेल्ड विथ यू, तो आप कम खर्च करेंगे, ठीक है। तब इकोनॉमी श्रिंक होगी, छोटी होगी, वो जिस हिसाब से चाहते हैं मैनिपुलेट कर सकते हैं इकोनॉमी को। सो फिस्कल पॉलिसी के अंदर ये दो टूल्स हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट यूज़ करती है। 12th क्लास की उसी बुक के अंदर ग्लोसरी में आपको फिस्कल पॉलिसी इस तरह से टर्म एक्सप्लेन किया हुआ है। वहाँ पे भी मेंशन है द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड ट्रांसफर्स एंड टैक्स स्ट्रक्चर। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितना रखना है, कितने ट्रांसफर्स करने हैं इन टर्म्स ऑफ सैलरीज एंड ऑल, एंड कितना टैक्स स्ट्रक्चर रखना है, ये है फिस्कल पॉलिसी। तो अगर ये तीनों टूल्स मेंशन होते तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो सकता था, लेकिन सिर्फ टैक्स स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे हम लूसेंट जी के देख सकते हैं, इसके अंदर से भी ये क्वेश्चन बन जाता है। फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू यूज ऑफ टैक्सेशन, public expenditure and management of public debt in order to achieve certain specified objectives, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्सेशन एज अ टूल मेंशनड है। तो अगेन दिस क्वेश्चन इज सॉल्वेबल फ्रॉम एनसीईआरटी, फ्रॉम लूसेंट जीके, फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक विवेक सिंह, ऑल्सो फ्रॉम अ पास्ट ईयर क्वेश्चन। ये महाराष्ट्र पीसीएस का क्वेश्चन है 2018 का, आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी? ये क्वेश्चन देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टैक्सेस, पब्लिक एक्सपेंडिचर, बैंक रेट पॉलिसी। अभी हमने पीछे देखा है कि टैक्सेस और पब्लिक एक्सपेंडिचर ये दोनों टूल्स हैं, तो यहाँ पे बी एंड सी बोथ होगा। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन जो है डिराइव्ड है, नॉट एज इट इज, बट हाँ ये क्वेश्चन मिलता जुलता है इससे। जो हमारा बीपीएससी का क्वेश्चन है वो एमपीएससी के इस क्वेश्चन से मिलता जुलता है। इसका आंसर ये बी एंड सी होगा, क्योंकि टैक्सेस और पब्लिक एक्सपेंडिचर दोनों ही कम बढ़ा करके सरकार जो अपने फिस्कल पॉलिसी को मतलब डिसाइड करती है। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं या टूल्स हैं। तो दिस क्वेश्चन इज सॉल्वेबल फ्रॉम ऑल द सोर्सेज दैट वी हैव टेकन हियर। अगला सवाल है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन इज इन इंडिया इज टू। दिए हुए ऑप्शंस, ए है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स, allocate funds to various ministries of the union and state government, advise the president on financial matters, prepare annual budget। तो ऑफ कोर्स फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंतर्गत प्रेसिडेंट को हर 5 साल में गठन करना है। इसका काम है डिस्ट्रीब्यूट करना, डिसाइड करना कि कितना टैक्स डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो भी टैक्स आ रहा है उसमें से सेंट्रल स्टेट के बीच में कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब इस सोर्स को हम जब ट्रेस करने चलते हैं तो ये हमको विवेक सिंह के अंदर मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फाइनेंस कमीशन दिया हुआ है, आर्टिकल 280 मेंशन है, और क्या ऑब्जेक्टिव है। जैसे हम इसके वर्किंग्स को या ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं तो द फर्स्ट पॉइंटर इटसेल्फ इज कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, वर्टिकल डेवल्यूशन एंड हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन ऑल्सो, मतलब एलोकेशन ऑफ सच प्रोसीड अमंग द स्टेट्स। सेंटर रखेगी कितना और स्टेट्स को देगी कितना, पहले तो ये चीज़। अब उसके बाद हर स्टेट्स के अंदर भी, इनके अंदर भी किस लेवल पे बांटेंगे, किस स्टेट को कितना प्रतिशत देना है, कितना प्रतिशत नहीं देना है, डिपेंडिंग ऑन उनका सारा स्ट्रक्चर, उनकी डेमोग्राफी, उनका इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज कितनी है और तो ये सब डिसाइड करने का काम फाइनेंस कमीशन का है। ये आपको विवेक सिंह के अंदर मिल जाता है। लूसेंट जीके के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट हैज बीन क्लियरली मेंशन्ड in the provisions of Indian Constitution. For rationalizing it from time to time, Finance Commission has been constituted. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स के लिए क्या बनाया गया है, फाइनेंस कमीशन बनाया गया है। तो आपको लूसेंट से भी ये क्वेश्चन बन जाता है, आपको विवेक सिंह से भी ये क्वेश्चन बन जाता है, और ये आया एम लक्ष्मीकांत। जी हाँ, मैंने बात की थी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि ओवरलैपिंग है, इकोनॉमी के ऐसे क्वेश्चन जो कि पॉलिटी और ज्योग्राफी से ओवरलैपिंग है, उसमें से एक ये हो गया। फाइनेंस कमीशन आपको एम लक्ष्मीकांत के अंदर सेपरेटली दिया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पे फाइनेंशियल पावर्स पढ़िएगा सेंट्रल स्टेट के शेयरिंग की, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा आर्टिकल 20 के अंतर्गत फाइनेंस कमीशन और
पहला ही जो इसका फंक्शन है उसमें ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कि कितना कितना पैसा बांटना है टैक्स का दोनों को, ठीक है। और स्टेट्स के बीच में भी कितना बंटना है, आपस में स्टेट्स के भी, बिहार और महाराष्ट्र के बीच में कितना बंटना चाहिए। अगर 100 रुपये में से सरकार 20 रख रही है, 80 बाकी लोगों को दे रही है, स्टेट्स को दे रही है, तो उस 80 रुपये में से बिहार को उसके साइज, उसकी नीड्स, उसकी डेमोग्राफी, उसकी इंडस्ट्रीज, उसके पार्टिसिपेशन इन द ओवरऑल इकोनॉमी, नीड्स कितनी है, कितना डेप्रिवेशन है, इस सब को नाप तोल करके डिसाइड किया जाएगा कि महाराष्ट्र और बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, या बाकी सारे स्टेट्स के बीच में कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये आपको पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत बुक है पॉलिटी की, उसके अंदर भी आपको मिल जाता है। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्वेबल है ये 2 सोर्सेस से, विवेक सिंह एंड लूसेंट जी के, एनसीईआरटी के अंदर नहीं मेंशन रही है, और ये आपका एम लक्ष्मीकांत। साथ में एक पीवाईक्यू भी है, जो रिसेंट पीवाईक्यू आप देख सकते हैं, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन 2021 का, और यूपीएससी ने सेम क्वेश्चन को 2000 में पूछा था। अब ये क्वेश्चन एज इट इज डिट्टो उठाया हुआ है, ठीक है। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ फाइनेंस कमीशन इंडिया इज नंबर 1 टू गिव द रिकमेंडेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। उसके बाद जो हमारे ऑप्शंस हैं, हमारे वाले 70 बीपीएससी वाले क्वेश्चन है, वो सेम ऑप्शंस हैं जो कि इसमें दिए हुए हैं। टू प्रिपेयर द एनुअल बजट, advise the president on financial matter, and allocate fund to various ministries and departments of union and state government. You see here all the options. Annual budget, president को advise करना financial matter पे, funds को allocate करना, ये देखिए बस इनको जंबल अप ऊपर नीचे किया हुआ है उस वाले में, that's it। फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, उधर भी और इधर भी। तो यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है 2021 का, एज इट इज। अगला सवाल, ग्रे रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, ये फिशरी से रिलेटेड होता है, ठीक है, उर्वरक, ग्रे क्रांति। लूसेंट जी के है, खास बात यह है कि लूसेंट जी की इकोनॉमी नहीं, ये ज्योग्राफी वाले सेक्शन से आया हुआ है। ज्योग्राफी में कैसी मस्त टेबल बनी हुई है, 10-12 रेवोल्यूशंस दिए हुए हैं, रट लीजिएगा किस तरह से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। पिछले साल बने हैं, उसके बाद 69th और 68th में नहीं था, नहीं 68th में था, हाँ 69th में नहीं था इससे क्वेश्चन, क्योंकि 69th का नेचर बहुत अलग था। और उसके अलावा मोस्टली हर साल में आपको इस टेबल से अलग से क्वेश्चन मिल जाता है। तो ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर्स यहाँ पे लूसेंट जी के से बन रहा है। साथ में देखिए 68 बीपीएससी का पीवाईक्यू है, ये लिस्ट दी हुई है, आपको मैच करना है। ग्रे रेवोल्यूशन आपका फर्टिलाइजर हो गया, पिंक रेवोल्यूशन आपका, एक सेकेंड, पिंक रेवोल्यूशन आपका ऑनियन प्रोडक्शन है, सिल्वर आपका एग्स वाला, रेड रेवोल्यूशन टमेटो एंड मीट। अगर आपको टेबल पढ़ी हुई रहती तो आप 78 बीपीएससी वाला कर लेते क्वेश्चन, है ना। सो दिस इज अ पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन अगेन। Now we look at the next question. Which sector in India has benefited the most from globalization? तो लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, एक सेकेंड हमें भूल गया था ना, ये लूसेंट जी के से हो रहा है खाली, और पास्ट एक क्वेश्चन रिसेंट पेपर से पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सेक्टर इंडिया में बेनिफिट सबसे ज़्यादा क्या है ग्लोबलाइजेशन से। तो सर्विसेज है, ये सारे सेक्टर्स में देखेंगे तो सर्विसेज ज़्यादा बेनिफिट किया। हमको पता है कि इंडियन इकोनॉमी का एक नेचर है कि हम एग्रीकल्चर से जंप कर गए हैं सर्विसेज तक। मोस्टली जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो उनके अंदर कृषि से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग में प्रोग्रेशन होता है। एक बार मैन्युफैक्चरिंग बढ़िया से स्टैब्लिश होकर फिर वो सर्विसेज की तरफ जाते हैं, लेकिन इंडियन इकोनॉमी ऐसे जंप की, स्पेशली 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद ही बात आई। इस क्वेश्चन को जब हम ट्रेस किए तो ये विवेक सिंह दी हुई ऊपर, इसमें आप देख सकते हैं वाई सर्विस इंडस्ट्री लीप फ्रॉग्ड, बड़ा उछाल लिया इन्होंने, क्यों? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के संदर्भ में बताया हुआ है यहाँ पे। इट अलाउड मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स फॉर प्राइवेट कंपटीशन, रिमूव्ड लाइसेंस राज, रिड्यूस्ड ट्रेड बैरियर्स। दिस पीरियड गॉट कोइंसाइडेड विद इंटरनेट एंड टेलीकॉम रेवोल्यूशन। साथ में ये भी आ गया, द बेसिक नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स फॉर सर्विसेज टू फ्लरिश, है ना। आप कहीं भी बैठ करके सेवा प्रदान कर सकते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग वगैरह शुरू हो गया और बहुत सारी और सर्विसेज शुरू हो गई टेलीकॉम रेवोल्यूशन से, इंटरनेट रेवोल्यूशन से। सो दीज आर नेसेसरी इंग्रेडिएंट फॉर सर्विसेज, यहाँ मेंशन है सर्विसेज का। और इंडिया के अंदर एक वास्ट एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट बहुत सारा लाई कर रहा है। हर गली मोहल्ले में इतने सारे हमारे शॉपकीपर्स भाई लोग और बहुत सारे उद्यमी हैं, छोटा बड़ा हर किस्म का धंधा करते। तो हमारे यहाँ तो बॉर्न है ये चीज़, इनबिल्ट टैलेंट है ना ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये सारे बॉटम ऑफ पिरामिड पे लोग थे, इनको जैसी थोड़ी सी छूट मिली, ये लाइसेंस राज खत्म हुआ, ट्रेड बैरियर्स खत्म हुए, दिस मूव्ड इनटू सर्विसेज सेक्टर प्रोपेलिंग द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो सर्विस सेक्टर जो है इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को प्रोपेल करने लग गया। ये आपको विवेक सिंह में मिल रहा है। और ये देखिए 11th क्लास की एनसीईआरटी है इकोनॉमी की, ठीक है। यहाँ पे भी मेंशन है कि कैसे एग्रीकल्चर डिक्लाइन किया, सर्विसेज सेक्टर को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। द फिनोमेना ऑफ ग्रोइंग शेयर of service sector was accelerated in post 1991 period, LPG reforms की बात हो रही है यहाँ पर। This marked the onset of globalization in the country। कौन सा सेक्टर था?
service sector. So you find this in the standard book Vivek Singh, in the in the NCERT, and that's it, in just 2 sources. ये कोई PYQ based recent साल के PYQ में नहीं था, although बहुत सारे PYQs हैं जो मिलते जुलते हैं, but exactly इस तरह से पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं था. हाँ, जम्बल अप करके, मिक्स करके, मैच करके क्वेश्चंस हैं. PYQs करते हो तो एक क्वेश्चन वहाँ से बन जाता. लूसेंट में मेंशन नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करंट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस. आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं. 4th 5-year प्लान का फोकस क्या था? सर्विसेज. 5th 5-year प्लान फोकस इंडस्ट्री. 3rd ग्लोबलाइजेशन. देन 1st 5-year प्लान का एग्रीकल्चर. तो ऑफकोर्स करेक्ट यही है कि पहले वाले का एग्रीकल्चर था. आप इसको तो फटाक से काट देंगे कि सबने रटा हुआ रहता है. ग्लोबलाइजेशन, LPG रिफॉर्म, 8th 5-year प्लान. तो ये कट गया. ठीक है. और इंडस्ट्री, पहले वाले में एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया, सेकंड वाले पे इंडस्ट्री पे, तो ये 2nd 5-year प्लान था. ये और ये कट गया. 4th, और इसमें कंफ्यूजन रहता है. वैसे जैसे ही प्लानिंग आप पढ़ना शुरू करते हो, फर्स्ट थिंग यू रिमेंबर इस 1st 5-year प्लान का फोकस था कृषि को बढ़िया करने, क्योंकि हम कृषि डिपेंडेंट स्टेट है, एग्रीकल्चर है, करना है हमें, तो इसके ऊपर ध्यान देंगे, तरीके से करेंगे तो अच्छा इकोनॉमी फ्लरिश करेगी. 70 से 80% इकोनॉमी यही करती है हमारी, एग्रीकल्चर करती है. ये देखो आपका विवेक सिंह, जब हम सोर्स ट्रेस करते हैं तो विवेक सिंह के अंदर हमको यहाँ पे दिख रहा है 5-year प्लान्स एंड देन डिस्क्रिप्शन. पहला प्लान हैरोल्ड मॉडल के ऊपर, फोकस एग्रीकल्चर. देन दिस 3rd प्लान, एग्रीकल्चर को अगेन यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई थी 3rd प्लान के अंदर. 4th प्लान देख सकते हैं आप, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस. ये ग्रोथ था, एग्रीकल्चर के ऊपर ही मेन फोकस था. देन दिस 5th प्लान, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस. तो यहाँ पे इन्होंने जो ये 5th प्लान के साथ इंडस्ट्री डाल दी, ये गलत किया हुआ है. 2nd ईयर प्लान में ये था. 4th के साथ सर्विसेज में नहीं रिलेशन है, ये तो 8th ईयर प्लान है. तो दिस अगेन इज, जैसे अगर आपको ये पता है कि 1st 5-year प्लान एग्रीकल्चर पे फोकस किया हुआ है, आपका ये वाला सही हो गया कॉम्बिनेशन. ठीक है, फर्स्ट एग्रीकल्चर वाला. तो विवेक सिंह से क्वेश्चन डूबल है. अब हम देखते हैं लूसेंट जी के. इसमें पूरा 5-year प्लान को एक्सप्लेन है. 1st 5-year प्लान में एग्रीकल्चर टॉप प्रायोरिटी, जो उन्होंने पूछा हुआ. उन्होंने 3rd 5-year प्लान पूछा हुआ, इसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बोथ. अब यहाँ पे देखो, इन्होंने 3rd में इंडस्ट्री का डाला रहता तो कंफ्यूजिंग होता भी, बट ग्लोबलाइजेशन का तो याद ही है कि 8th 5-year प्लान के बाद उसमें बूस्ट आया है ना, मतलब ओपन हुआ है ग्लोबलाइजेशन, शुरू हुई भारत के अंदर, द ग्लोबल डोर्स वर ओपनड. 4th आप देखो, 4th 5-year प्लान यहाँ पे मेंशन्ड है. ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल ऑर्डर, ग्रोथ विद जस्टिस, ये सारा है. ठीक है. तो यहाँ पर जो उन्होंने कीवर्ड्स दिए हुए हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं. जो 4th ऑप्शन है, दैट इज एग्रीकल्चर, 1st 5-year प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था, यहाँ पे मिल रहा है. देन वी हैव 5th 5-year प्लान, यहाँ पे टॉप प्रायोरिटी क्या था? एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज. तो इन्होंने अलग ही तरीके से उसको फ्रेम किया है. दिस क्वेश्चन इज सॉल्वेबल फ्रॉम दिस विवेक सिंह, फ्रॉम लूसेंट जी के, एंड देन यू हैव दिस NCERT. अगर आप NCERT पढ़ोगे, 11th क्लास की है ये, इसके अंदर वही इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आपको 1st 5-year प्लान मिल जाएगा. इसको ठीक से पढ़ लेना. 2nd 5-year प्लान, इसके अंदर भी रेट मिल जाता है. इंडस्ट्रीज के ऊपर 2nd का ऑब्जेक्टिव था कंप्लीट कंट्रोल करने का. यू विल हियर अबाउट, यहाँ पे देखिए आपको LPG रिफॉर्म्स के बारे में 1991 को पता चलेगा. लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसमें आपको डिस्कस्ड है अंदर कि 8th 5-year प्लान के टाइम पे ये हुआ था. तो अगर आप एलिमिनेट कर ले रहे हो 2-3 प्लान्स को, और आपको रटा हुआ भी है कि 1st 5-year प्लान के अंदर एग्रीकल्चर पे फोकस था, तो आप ये क्वेश्चन को NCERT से, आप ये क्वेश्चन को लूसेंट जी के से, आप ये क्वेश्चन को विवेक सिंह से, तीनों से सॉल्व कर सकते हो. इट्स सॉल्व फ्रॉम ऑल ऑफ दीज ऑल्सो. नो, दैट्स इट. एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो तीनों सोर्सेज से हो रहा है. कोई PYQ रिसेंट नहीं है इस पर, मतलब एज इट इज़ नहीं पूछा हुआ है. हाँ, इस तरीके का पूछा हुआ है. प्लानिंग तो फेवरेट है, हर PCS प्लानिंग से क्वेश्चन पूछता है, तो आप प्लानिंग छोड़ेंगे नहीं. ठीक है, इट इज़ वन ऑफ अ हॉट एरिया, इसको करके जाना है. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक का क्या काम है? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है? तो मैनेज द रेपो रेट, लेंडिंग टू कमर्शियल बैंक्स एंड बैंकिंग फैसिलिटी द गवर्नमेंट, ऑल ऑफ द अबव. एक्चुअली ये सब करती है गवर्नमेंट, सॉरी RBI. सेंट्रल बैंक हमारी कौन सी है? RBI. तो ये तीनों करती है, ऑल ऑफ द अबव. रेपो रेट भी मैनेज करती है, रीपर्चेज ऑप्शन रेट. देयर इज कमर्शियल बैंक को लोन देती है, सरकार की बैंकर है, बैंकिंग फैसिलिटी देती है सरकार को. विवेक सिंह है ये. ठीक है, उसकी इमेजेस लगाई हुई है मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड बुक जो हमारी है, RBI के सोर्सेज ऑफ इनकम एंड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क. आप जब यहाँ पे पढ़ते हो तो यहाँ पे देखिए, लेंडिंग एट रेपो रेट टू बैंक्स, एक ये इनका काम है. दूसरा, RBI जो डेट मैनेजर है सेंट्रल गवर्नमेंट का,
उसके बाद इट इज़, आपको जब आरबीआई पढ़ना है, आरबीआई के फंक्शंस और रूल पढ़ोगे, इसी बुक के अंदर दिया हुआ है। तो बैंकर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये बैंकर है दोनों की। एंड इट इज़ ऑल्सो बैंकर टू बैंक्स। कैसे? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म लोन और एडवांसेस प्रोवाइड करती है बैंक्स को। तो जो चारों क्राइटेरिया वहाँ पे दिए हुए थे, चारों यहाँ पे मीट हो रहे हैं। दिस क्वेश्चन इज सॉल्वेबल फ्रॉम विवेक सिंह। ऑल्सो एक और जगह पे यहाँ पे देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ रेपो रेट्स। रेपो रेट्स को कैसे लैंडिंग रेट के अंदर के रूप में ट्रांसमिट किया जाता है। तो आरबीआई रेपो और रिवर्स रेपो रेट डिसाइड करती है, और फिर कैसे वो जाकर के मनी मार्केट और फिर बैंक्स के अंदर उसका कैसा इम्पैक्ट रहता है, पूरा आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्योंकि इफ आई सिट एंड एक्सप्लेन हियर, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, उसका कोई रोल नहीं है। मेन आपको यहाँ पे देखना है कि जो आरबीआई है ये चेंज करती है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को, ठीक है। तो रेपो रेट चेंज करती है, रिवर्स रेपो रेट ऑटोमेटिकली उसका ये -2.5% रहता है, ऐसे चेंज हो जाता है। और इस हिसाब से क्या होता है कि ये इम्पैक्ट करता है द रेट एट विच मनी और डेट पेपर्स इज बीइंग ट्रेडेड इन द मनी मार्केट। किस हिसाब से डेट पेपर्स जो है ट्रेड होंगे, और डेट, इंटरेस्ट रेट्स, ये सारा का सारा इकोनॉमी के फंक्शन को एक तरह से मैनेज करते हैं कि हमको इकोनॉमी में पैसा लाना है कि कम करना है, ठीक है। लेंडिंग बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी है। और ये एक फंक्शन अदर देन दिस, बैंकर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, बैंकर है बैंक्स का, एंड इन अदर वर्ड्स व्हाट, लेंड करता है बैंक को सेंट्रल बैंक का बैंकर है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का बैंकर है, बैंक्स को लेंड करता है, रेपो रेट मैनेज करता है। तो ये तीनों टर्म्स आपको मिलकर यहाँ पे भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। दोनों ही इमेजेस के अंदर आपको विवेक सिंह से क्वेश्चन अच्छे सॉल्व हो रहा है। साथ के साथ एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी सॉल्व हो रहा है, जस्ट नो प्रॉब्लम, कि जरूरी नहीं है वो स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, कोई ना कोई एनसीईआरटी है 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमी वाली, आप देख सकते हैं अच्छे से अलग अलग जगह पे जब आप आरबीआई पढ़ रहे हैं। उसी आपको मनी और बैंकिंग वाले में ही चैप्टर में आपको आरबीआई के बारे में जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो पूरा फंक्शंस मेंशन होगा उसका, ठीक है। इट इज़ द लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। आरबीआई ऑल्सो एक्ट्स एज बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ देखिए, आरबीआई कैन इफेक्ट द रिवर्स डिपॉजिट रेशियो ऑफ कमर्शियल बैंक बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ द बैंक रेट। तो आप इसको ठीक से पढ़ेंगे, यू विल गेट टू नो कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कैसे बैंक जो है, आरबीआई जो है उसको मैनूवर करती है। दिस क्वेश्चन इज सॉल्वेबल फ्रॉम एनसीईआरटी। एंड नाउ वी हैव लूसेंस जीके। लूसेंस जीके के अंदर यू सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द मनी ऑफ कंट्री। इट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो पहली बात तो आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। इट इज़ द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट। ग्लॉसरी के बाद जैसे इकोनॉमी का चैप्टर खत्म होता है, लास्ट में ग्लॉसरी जहाँ पे की टर्म्स को एक्सप्लेन किया गया, उसके बाद कुछ ऐसे ना स्टेटमेंट्स भी दिए हुए हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में क्या कथन है ये, कि ये लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट है। उसके बाद एज इन बैंक, जो सबको लेंड करता है, बैंक्स लेंड करते हैं, उनको भी जब जरूरत पड़ती है लोन लेने की, तो उनका जो लेंडर है, लास्ट रिसॉर्ट का लेंडर, अंतिम लेंडर जो उनको लोन देगा, वो है आरबीआई, ठीक है। यहाँ से ये बैंकर टू द बैंक्स पता चलता है कि ये लेंड करता है कमर्शियल बैंक्स को भी। फिर एक और यहाँ पे देखिए, बैंक रेट के बारे में जब मेंशन है, द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री आरबीआई अलाउज फाइनेंस टू कमर्शियल बैंक। ये है फाइनेंस देता है कमर्शियल बैंक्स को, यहाँ से भी ये स्टेटमेंट में चल रहा है। फिर जब आप रेपो रेट पढ़ते हो लूसेंस जीके की इकोनॉमी के सेक्शन में, रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो रुपी फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई से जब पैसा लेना रहता है तो रेपो रेट पे वो पैसा लेते हैं, और रेपो रेट आरबीआई डिसाइड करती है। तो ये सारा का सारा जो है आरबीआई के फंक्शन है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। तो आप देख सकते हो तीनों सोर्सेज से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन कोई रिसेंट सा नहीं था जिससे मतलब मिलता जुलता हो एग्जैक्ट, तो हमने नहीं पिक किया उससे, क्योंकि एग्जैक्ट जब तक नहीं मिले हम नहीं कह सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन उसी से सोर्स्ड है। सो ऑल दो डिराइव्ड हो सकता है किसी 5 साल पुराने पेपर से, बट हमें कुछ 1-2 पीछे के 1-2 साल के क्वेश्चंस को ही देखना है, अदरवाइज फिर तो बहुत परेशान हो जाएगी, आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GNP at factor cost minus net indirect tax, GNP at market price, disposable personal income और national income। तो NNP at factor cost को national income कहते हैं। ये देखिए, ये है विवेक सिंह, ठीक है, और ये है NCERT। इन दोनों से एक क्वेश्चन बन रहा है। विवेक सिंह के अंदर देखिए, क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ पे नेट नेशनल प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड नेट नेशनल इनकम और जस्ट नेशनल इनकम। ये क्वेश्चन विवेक सिंह से हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे देखिए
12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमी की बुक है। ये बुक ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है। नहीं पढ़ते हो तो पढ़ लीजिए एक बार, या फिर इसका जिस्ट देख लेना, कहीं से मिल जाता है। तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू नेशनल इनकम मेंशन है। NNP एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम कहते हैं, ऑल्दो इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू दिस, ये सब आपको पढ़ लेना है। अब आते हैं कमाल, लूसेंट जीके के अंदर कितने अच्छे से दिया हुआ है। NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेशनल इनकम, क्योंकि एक तरह से जिस्ट ही है एनसीईआरटी का। लूसेंट के अंदर आपको कई सारी एनसीईआरटी की चीज़ें मिसिंग होती क्योंकि उन्होंने समराइज किया हुआ है, क्रक्स निकाला हुआ है, पर कई सारी चीज़ें एज इट इज़ जैसे कि यहाँ पे एनसीईआरटी में बताया हुआ है बिल्कुल इसी तरह से, इसी मॉडल से एक्सप्लेन करके इक्वल्स टू का साइन लगा करके यहाँ पे भी बताया हुआ है कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। मार्केट प्राइस से आप क्या करो, टैक्सेस को घटा दो, सब्सिडीज़ को बढ़ा दो, तो आपको NNP एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा भी सारे जो समीकरण दिए हुए हैं यहाँ पे, इक्वेशंस दिए हुए हैं कि GNP एट मार्केट प्राइस है तो उसको इंडायरेक्ट टैक्सेस से माइनस कर दो और सब्सिडीज़ को बढ़ा दो, तो you also get national income. So NNP at factor cost is equal to national income. This question is solved from all the sources, the 3 sources. Also this is बिहार पुलिस SI का क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 का, और आपकी ये परीक्षा हुई है जनवरी 2025 के अंदर। ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर रिपीट हो गया है बिहार का क्वेश्चन। नेशनल इनकम इज इक्वल टू NNP एट FC, ठीक है। तो ये सारे सोर्सेज सॉल्व हो रहा है। अब आगे देखते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल है लीगली स्टिपुलेटेड मैक्सिमम साइज बियॉन्ड विच नो इंडिविजुअल फार्मर कैन होल्ड एनी लैंड इज। तो वो कौन सा लीगली स्टिमुलेटेड मैक्सिमम साइज है जिसके बियॉन्ड कोई इंडिविजुअल फार्मर कोई लैंड को होल्ड नहीं कर सकता। तो वो जो रूल है जिसके हिसाब से ये साइज वाइज आया है वो रूल है लैंड सीलिंग, ठीक है। आज़ादी के तुरंत बाद हमें पता है लैंड कंसोलिडेशन हुआ था और बहुत सारे चकबंदी वगैरह सब शुरू हुई थी, तो उसमें लैंड सीलिंग जो है वो बताती है कि आप इतना मिनिमम मैक्सिमम रख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते, एक पर्सन के ऊपर इतना ज़मीन से ऊपर नहीं रख सकते। तो ये हमको विवेक सिंह के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। सीलिंग ऑन साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड सीलिंग एक्ट, ठीक है। डिफाइन द साइज ऑफ लैंड दैट इंडिविजुअल फैमिली और फैमिली कैन ओन, बड़े अच्छे से इस पर एक्सप्लेन्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लैंड सीलिंग एक्ट वॉज Act, but till 1970 not a single acre was declared surplus in most of the sector। तो बताएगा कि 1960 में ये पास किया गया था स्टेट के द्वारा, फिर ये समस्या हुई। देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि इसका फेलियर था, सक्सेस था, कितना परसेंट ये लागू हुआ, कितना परसेंट नहीं हुआ। बट ये टर्म रिलेटेड किस चीज़ से है, ये लिमिट लगाता है आपके लैंड होल्डिंग के ऊपर, इससे ज़्यादा आप खेत नहीं रख सकते, ठीक है। NCERT क्लास 11th, ये क्वेश्चन इससे भी सॉल्व हो रहा है। इसमें देखिए, लैंड सीलिंग वाज अनदर पॉलिसी टू प्रमोट इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड अपॉन which could be borrowed, which could be owned by an individual. The purpose of land ceiling was to reduce the concentration of land ownership in few hands. बहुत लोग के पास, बहुत कम लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी और मेजॉरिटी लोग मतलब मार्जिनल फार्मर्स बन के रह गए थे। इस वजह से गरीबी भारत में बहुत प्रेवलेंट थी, उसको कम करने के लिए लैंड सीलिंग लाई गई थी। एक और सोर्स लूसेंट जीके, तो आपने देख लिया विवेक सिंह से हो रहा है, NCERT से हो रहा है, और तो और लूसेंट जीके से भी हो रहा है। लैंड सीलिंग डिटरमाइंस मैक्सिमम लैंड विच कैन बी हेल्ड बाय ए फार्मर, होल्डिंग मोर देन दैट विल बी इलीगल, ठीक है। यहाँ पे चकबंदी वगैरह सब एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चन ऑल द सोर्सेज, चारों के चारों सोर्सेज से सॉल्व हो रहा है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ UPI इज, so this is unified payment interface, ठीक है। this is the answer here, unified payment interface। तो ये हमारी NCERT है क्लास 7th की, ठीक है, 7th क्लास की NCERT है, और ये सोशल स्टडीज़ की है, नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। उसमें आप देख सकते हैं UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जहाँ पे मनी मार्केट वगैरह को पढ़ना है कि पैसा कैसे बार्टर से आगे तक गया। चैप्टर का नाम ये बार्टर एंड बियॉन्ड, कि बार्टर से कहाँ तक हम आए हैं पैसे, ये कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, UPI का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा आपको जो है ये है विवेक सिंह मनी एंड बैंकिंग करके चैप्टर है इनमें, इसमें UPI, साथ में आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, सारे के सारे कीवर्ड्स और जो भी प्लास्टिक करेंसी और उसके बाद डिजिटल करेंसी आ रही है और डिजिटल ट्रांजैक्शन के तरीके आ रहे हैं, उन सबको एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। मनी के सारे नए आयाम भी यहाँ पे डिस्कस्ड हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो पा रहा है। साथ में ये ओडिशा
का एसएससी सीजीएल का पेपर है 2022 का, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द यूपीआई इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, दिस इज द आंसर। ये यहाँ से क्वेश्चन, तो ये रिसेंट एग्जाम से भी उठाया हुआ क्वेश्चन, ये 3 सोर्सेज से हो रहा है। इस तरह से हम इस वीडियो के अंत पर आ चुके हैं और अब हम देखेंगे कितने क्वेश्चंस जो हैं किस सोर्स से सॉल्व हो। तो जब हम समाप्त करने चलते हैं तो एनसीईआरटी से लगभग 10 सवाल बने हैं 15 सवालों में से, लूसेंट जीके से 8 सवाल बना है, विवेक सिंह से आपको बना है 12 सवाल, और रीसेंट पेपर्स जो थे एग्जाम के उनसे 6 सवाल। सो द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स इज ऑफ विवेक सिंह और दी स्टैंडर्ड बुक्स, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सोर्सेज का समराइज किया रहता है, क्लब किया रहता है, बट एनसीईआरटी इज ऑल्सो नॉट परफॉर्मिंग वेरी पुअर। अगर 15 में 10 सवाल बन रहे हैं, मतलब 4 सवाल थे आपका 13 दिसंबर वाले पेपर का, 11 सवाल था आपका 4 जनवरी का, टोटल 15 क्वेश्चन था इकोनॉमी का जो बीपीएससी पूछी, उसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 12 इससे बने और 10 एनसीईआरटी से बने। लूसेंट जीके ने 8 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और रिसेंट एग्जाम का 6 पता ही आपको। तो इस तरह से आप अपना निर्णय लीजिए आपका कौन सा सोर्स है। अगर आप लूसेंट जीके पढ़ रहे हैं तो अभी घबराइए मत, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। इकोनॉमिक सर्वे बजट ले लीजिएगा इंडिया का और बिहार का, उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। मेजॉरिटी क्वेश्चन आजकल अब जो नया ट्रेंड आया है उसके हिसाब से बिहार का जो एग्ज़ाम होता है उसमें वो लोग बजट इकोनॉमिक सर्वे ही पूछते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो एक सेपरेटली चाहिए जिसमें मैं बजट इकोनॉमिक सर्वे के किस एरिया से क्वेश्चन पूछता है इसका एक छोटा सा वीडियो लेकर के आ जाऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। यू कैन कमेंट, लाइक क्या कमेंट करिएगा आप इकोनॉमिक सर्वे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो मैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट के वो कौन से टॉपिक्स हैं स्पेसिफिकली जो पिछले 4-5 साल में बीपीएससी ने पूछे हैं उनसे, उन एरिया से, उसके मैं एक लिस्ट बना कर ले आऊँगी कि आप ये चीज़ जाके तो देख ही लीजिए, रट ही लीजिए वहाँ से। इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन दैट आई कैन डू दैट। अब क्योंकि समय बहुत कम बच गया है तो अभी लर्न कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लर्न करने में थोड़ा मुश्किल होती है, तो जितना कम कंटेंट मिलेगा उतना अच्छा लगेगा। तो जस्ट थॉट कि दिस कुड बी अ गुड आइडिया। सो अब हम इस वीडियो के अंत पे आ चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम एंड दोज हु विश टू प्रिपेयर फॉर 72nd ऑल्सो, क्योंकि ये उनके लिए बड़े काम की होने वाली है। 69 बीपीएससी प्रीलिम्स की सोर्स ट्रेसिंग की सीरीज भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको मदद मिलने वाली है। और कुछ नहीं तो आप क्वेश्चन सॉल्व करिए अभी, तो जितने क्वेश्चन सॉल्व करिएगा 69 सोर्स ट्रेसिंग में भी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। ऊपर से हमारे चैनल पे हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको सॉल्व मिलेंगे। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, चैनल के ऊपर जाइए और प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट को प्ले करके सुनिए वीडियोस को। दिस इज गोइंग टू हेल्प योर सबकॉन्शियस डेवलप एन आइडिया कि कौन से सवाल पूछे गए हैं। और जब भी आप पीवाईक्यूज को बार बार सुनते हो तो एग्जाम के टाइम पे अगर नहीं भी पढ़ा हुआ क्वेश्चन आता है तो आपका सबकॉन्शियस आपसे वो क्वेश्चन सही मार्क करवा देता है। सो प्लीज फोकस ऑन द पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड देन ओनली गो फॉर द मॉक टेस्ट्स। चलिए फिर, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, फिर से बोल रही हूँ। कमेंट आपको वीडियो कैसा लगे, बड़ा अच्छा लगता है आपका कमेंट देख करके और प्रोत्साहन मिलता है और काम करने के लिए। तब तक के लिए आपको विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।